हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। क्लास 12th का हम कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर जो कि 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए बोर्ड ने इशू किया है। सेक्शन ए और बी में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और अब आपके सामने है सेक्शन सी, जिसमें 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ये देखो, अब यहाँ पर खास बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका है चैप्टर नंबर 2 में से और ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से। तो आप एक चैप्टर को अगर पक्का कर लेते हो, मैंने बोला था 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन चैप्टर 1 में से, एक चैप्टर 2 में से, तो 5 मार्क्स आपके एक चैप्टर में से कंफर्म है। 2 मार्क्स का आपको थोड़ा अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 मार्क्स के तो 2 क्वेश्चन पहले में से आएंगे, 2 दूसरे में से आएंगे। तो यहाँ हम एक चैप्टर को अगर पक्का कर लेते हैं तो हमें इंटरनल चॉइस मिल जाती है। ये कहता है प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। आप थोड़ा सा ना आइडिया लो। कैसे आइडिया लोगे, ये देखो, मान लो कि मैं इस एंगल को अल्फा ले लूं और इस एंगल को मैं बीटा, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। और ये जो टेंजेंट इनवर्स है, जब मैं इसको राइट में ले जाऊंगी तो इनवर्स हटके ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा जमा बीटा, और यहाँ खाली क्या रह जाएगा 63/16, क्योंकि पहले इनवर्स की आइडेंटिटीज होती थी सिलेबस में। अब वो आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उनको यूज नहीं कर सकते। तो इस आइडेंटिटी को, यानी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो आप कैसे शुरू करोगे कि लेट साइन इनवर्स 5/13 को अल्फा ले लो, तो साइन अल्फा आ जाएगा 5/13, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने अपना कॉस निकाल देना है। परपेंडिकुलर 5 है, ये 13 है, तो ये 12 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये अल्फा एंगल है तो कॉस अल्फा हो जाएगा 12/13, और कॉस की बजाय सीधा टेंजेंट अल्फा निकाल दो तो वो आ जाएगा 5/12। क्लियर हो गया? अब दूसरा एंगल ले लो, कॉस इनवर्स 3/5। कोस इनवर्स 3/5 को बीटा ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा कोस बीटा 3/5। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल अगर बीटा है तो कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। 25 में से 9 गए 16, ये 4 आ जाएगा। तो टेंजेंट बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ जाएगा 4/3। आ गया? मेरी बात को आप यहाँ से समझ गए हो कि नहीं? स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया है कि अगर मैं इस राइट साइड को, ध्यान दे लो, अगर मैं इस राइट साइड को अल्फा प्लस बीटा करती हूँ और इस टेंजेंट इनवर्स को उधर ले जाती हूँ, तो मुझे एक्चुअल में क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा 63/16 है। अब आप यहाँ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी लगा दो, 10th में, उसमें 11th में आ जाती है। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा गुणा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा आपके सामने है 5/12, बीटा है 4/3, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। इसको सॉल्व कर लो भाई। अब तुम ऊपर ले लो एलसीएम 12 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। ऊपर ले रही हूँ मैं, ये ऊपर, तो 12 से 12 कट गया, 5 3 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, डिवाइडेड बाय, देखो भाई 4 3 12, ये आ गया 1 माइनस 5/9। हो गया? और सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया, ऊपर तो आ गया 21/12 और नीचे 9 में से 5 गया 4/9। इसको सॉल्व कर लो, 21/12 गुणा 9/4, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और ये आ गया 63/16। आ गया? ध्यान देना, मैंने क्या किया था लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में था टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, जो कि मेरा आ गया 63/16। टेंजेंट को राइट में ले जाओ तो अल्फा प्लस बीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स 63/16, और अल्फा मैंने क्या लिया था? साइन इनवर्स 5/13। तो इस अल्फा की जगह रख दो साइन इनवर्स 5/13, और बीटा 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 ये रहा, बीटा की जगह रख दो कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 63/16। समझ में आ गई बात?
बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बस आपने पहले आइडिया लेना था कि मुझे प्रूव क्या करना है। अब चलते हैं इसकी इंटरनल चॉइस पर। अब हम देखते हैं इसकी इंटरनल चॉइस, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, मतलब थोड़ा लंबा भी है। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1। ये एक्चुअल में क्या है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू ओपन इंटरवल -1 to 1। इसका ये मतलब है एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स एक रियल नंबर है और एक्स -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, जिसका ये मतलब हो जाता है। तो एफ एक फंक्शन है आर से लेकर -1 to 1, और फंक्शन क्या है वो नोट कर लो। एफ एक्स है आपका एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स, वेयर एक्स इज ए रियल नंबर। तो आपने प्रूव करना है कि शो करो कि ये 1 1 और 1 2 है, यानी है तो सही। ठीक है, हमें प्रूव करना है, उसने पहले ही बोल दिया है कि 1 1 और 2 है। अब यहाँ थोड़ा मॉडलेस फंक्शन है तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। पहले मैं लेके चलूंगी 1 1 पे। 1 1 प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम ले लेते हैं कि भैया एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होगा। या दूसरा तरीका हम क्या लेते हैं कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 भी इक्वल नहीं होंगे। इन दोनों का यूज मैं यहाँ करने वाली हूँ। तो 1 1 के लिए देखो मॉडलेस फंक्शन है और x एक रियल नंबर है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर दो रियल नंबर लेंगे कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट केस नंबर 1 दोनों पॉजिटिव हैं, x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं। और हमने मान लिया, ये वाला रिजल्ट लूंगी मैं, ये वाला पहले, कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर हैं। दो पॉजिटिव नंबर लिए और दोनों की इमेजेस को इक्वल ले लिया। इमेज के लिए आपने इस फंक्शन पे फोकस रखना है। तो यहाँ x1 बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x2। x1 x2 पॉजिटिव है, अगर कोई रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉडलेस उसी के बराबर हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? याद है कि नहीं है ये रिजल्ट आपको? मोड x क्या होता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x रह जाता है और अगर x लेस देन 0 है तो ये -x हो जाता है, दैट्स ऑल। तो ये बन जाएगा x1 बाय 1 प्लस x1 क्योंकि x1 पॉजिटिव है। ये हो जाएगा x2 बाय 1 प्लस x2 क्योंकि x2 भी पॉजिटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो इससे कर दो x1 प्लस x1 x2, और इसको इससे कर दो x2 प्लस x2 x1, x2 x1 से x2 x1 कट गया और x1 x2 के बराबर आ गया। इमेजेस को मैं बराबर लेके चली और x1 x2 बराबर आ गए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू आर, जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अगर मेरे दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ दूसरा केस कि x1 और x2 कोई ऐसे रियल नंबर हैं कि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं और दोनों की जो इमेजेज हैं वो इक्वल हैं, यानी एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इक्वल है। अब यहाँ आ जाओ दोबारा से, x1 बाय 1 प्लस मोड ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 बाय 1 प्लस मोड ऑफ x2, और नेगेटिव है तो मॉडलेस नेगेटिव में बदल जाएगा, x1 बाय 1 माइनस x1, x2 बाय 1 माइनस x2, मॉडलेस खोल दिया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया x1 माइनस x1 x2, और इसको यहाँ कर दो x2 माइनस x1 x2, सेम है कट जाएंगे तो x1 x2 के इक्वल आ गया। इमेजेस इक्वल ली थी, वैल्यूज इक्वल आ गई, तो फंक्शन फिर से क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब तीसरा केस आपने यहाँ देखना है, ध्यान देना है। मैंने क्या किया है, पहले मैंने लिया कि दो रियल नंबर्स दोनों पॉजिटिव और उनकी इमेजेस इक्वल थी तो प्री इमेज भी इक्वल आ गई। फिर दो रियल नंबर जो कि नेगेटिव थे उनकी इमेजेस इक्वल थी, प्री इमेजेस इक्वल आ गई। अब मैं ऐसे दो रियल नंबर लूंगी जो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तीसरा केस, फंक्शन फिर से लिख दूं x बाय 1 प्लस मॉड x। हमने मान लिया कि x1 x2 ऐसे दो रियल नंबर है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। दो केस नहीं लेंगे, एक करेंगे दूसरा उसके जैसा आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि x1 तो पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, क्लियर है, और साथ में उनकी इमेजेस भी इक्वल हैं।
अब एक बात ध्यान देना, नहीं बल्कि इसको मैं एक बार ऐसे बताती हूँ आपको कि एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर्स इक्वल नहीं है। एक नंबर मैंने पॉजिटिव लिया, एक नंबर मैंने नेगेटिव लिया, और मैंने बताया कि दोनों की जो इमेजेस, भाई दोनों नंबर हैं पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों नंबर इक्वल नहीं है। भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। अब इस बात पे आ जाओ, जब दो नंबर्स इक्वल नहीं हैं तो हिसाब से वन वन के लिए क्या होना चाहिए, उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने मान लिया कि लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो अब इस पे आ जाओ भैया फिर से, एक्स वन बाय वन प्लस मोड ऑफ एक्स वन और एक्स टू बाय वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू। अब एक्स वन पॉजिटिव है तो जब उसका मॉडुलस खोलोगे तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, और एक्स टू नेगेटिव है तो जब उसका मॉडुलस खोलोगे तो माइनस का आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू। ध्यान देना, इस एक्स टू को तो इधर ले आओ, एक्स वन माइनस एक्स टू, और इसको राइट में ले जाओ तो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, दो बार एक्स वन एक्स टू आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना भाई, दो बार एक्स वन एक्स टू। अब मेरी बात पे ध्यान दो, ये देखो भाई, ये एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो बड़े में से जब छोटा घटाओगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू पॉजिटिव आएगा। भाई एक्स वन पॉजिटिव है, एक्स टू नेगेटिव है, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। और एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगी। उस प्रोडक्ट का डबल कर दोगे तब भी नेगेटिव आएगा। ध्यान देना, ये नेगेटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, यहाँ लिखो, बट एक्स वन माइनस एक्स टू तो पॉजिटिव है इस वजह से, और टू एक्स वन एक्स टू नेगेटिव है इस वजह से, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर तो बराबर नहीं हो सकता। और ये गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि दोनों की इमेजेस इक्वल हैं, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब एक्स वन और एक्स टू इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। जब दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है और इमेजेस भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। और यही तीन केस हिसाब से इसमें बनते हैं, इनके बिना ये क्वेश्चन आपका रोंग है। वन वन के लिए थोड़ा लेंथी है ये, पहले मैंने दोनों नंबर्स पॉजिटिव लिए, इमेजेस को इक्वल किया तो प्री इमेज इक्वल आई, फिर दोनों नेगेटिव लिए, फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया। अब आप इसको उल्टा करके मत दिखाना, उल्टा ये करने की जरूरत नहीं है कि भैया एक्स वन नेगेटिव है और एक्स टू पॉजिटिव है, वो उसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये तीनों केसेस में हमारा फंक्शन वन वन आ रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे फंक्शन के ऑन टू होने की। अब हम देखते हैं भाई ऑन टू, ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा कि को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर हमारी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि y कोई रियल नंबर है जो माइनस वन और वन के बीच में है, और इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। अगर ये x रियल हो जाए, अगर x रियल हो गया तो y की जो प्री इमेज है वो रियल हो जाएगी और फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो इस एफ एक्स को खोल लो, x बाय वन प्लस मोड एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि अगर x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। हम दो केस लेंगे, अगर x पॉजिटिव है तो y क्या हो जाएगा, x बाय वन प्लस एक्स, और अगर x नेगेटिव है तो y क्या हो जाएगा, x बाय वन माइनस एक्स। मोड खोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस वाई, और y बाय वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ से आ जाएगा y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, यानी कि x कॉमन वन प्लस वाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी y बाय वन प्लस वाई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि x की ये दोनों वैल्यूज मैंने चेक करनी है रियल है या नहीं। भाई देखो y क्या है, y तो माइनस वन और वन के बीच में है तो रियल नंबर है, पहले ही हम कह चुके हैं।
अब ये नॉन रियल कब बनेगा? जब 1 माइनस वाई, अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये नॉन रियल बन जाएगा। अब क्या है कि x अगर एक रियल नंबर है तो 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी 1 वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, वाई 1 के इक्वल है ही नहीं। या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वी नो कि वाई 1 के इक्वल नहीं है, तो वाई माइनस 1 0 नहीं है, और वाई रियल है तो एक्स भी एक रियल नंबर हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो y की वैल्यू है, बिकॉज y की वैल्यू -1 नहीं है तो 1 प्लस वाई भी 0 नहीं है। भाई 1 प्लस वाई भी 0 नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर रियल हो गया, तो x एक रियल नंबर हो गया। हम x को y की प्री इमेज लेके चल रहे थे और वो x रियल आ गया, यानी कि इस कोडोमेन के हर एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो रियल आ गई, x की हर वैल्यू रियल आ गई, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन गया? ऑन टू बन गया। तुम चाहो तो इसको इनवर्स वाले मेथड से भी चेक कर सकते हो कि भैया एफ ऑफ एक्स ले लो, ये आया। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स की, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ एक्स की वैल्यू है वाई बाय 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा वाई बाय 1 माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई का मोड। ध्यान देना, इस एक्स को मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ और ये एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस खोलोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया वाई बाय 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई, नीचे एलसीएम ले लो, वाई बाय 1 माइनस वाई, एलसीएम लो, 1 माइनस वाई प्लस वाई, 1 माइनस वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, और ये आ गया वाई बाय 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है? वाई बाय 1 आ जाती है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। और इसी तरह आप इसको इस वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि भैया आप इस मेथड से करो, बस इतना करके आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें एक रियल नंबर मिल गया प्री इमेज के लिए, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। थोड़ा सा लंबा ही है ये क्वेश्चन, तो बेटर ये रहेगा कि आप सेकंड चैप्टर रिवाइज करो। फाइनल के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, 1 1 ऑन 2 में आप परेशान हो सकते हो, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, आगे चलते हैं, इसको साफ कर रही हूँ मैं, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है कि आपको आइडेंटिटीज है और उनको यूज करके आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये है क्वेश्चन नंबर 27, मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल है, इसको मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगी। ये बुक शॉप हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 डजन का मतलब 120। रेट भी देखते हैं, रेट पर बुक है शायद इसमें। 8 डजन फिजिक्स बुक्स यानी 12 8 96, 96 बुक्स। 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स यानी कि 120 बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 60 एंड ₹40 रिस्पेक्टिवली ईच आना चाहिए था। एक बार मैं हिंदी में देखती हूँ इसको। हाँ, ये रहा, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक है, एक बुक 80 रुपीज की है, इसलिए मैंने डजन को सिंपल उसमें कन्वर्ट कर दिया था। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊंगी, आप ये सारी बातें लिख लेना। लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1/3 ऑर्डर विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स। तो 120 तो केमिस्ट्री की हो गई, 96 ये हो गई, 120 हो गई इकोनॉमिक्स की। अब ये अगर 1/3 ऑर्डर का है तो प्राइस को आपने 3/1 ऑर्डर में लेना है, तो बी इज द मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ ईच बुक 80 60 एंड 40। तो टोटल इनकम हो जाएगी, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेज। इसकी बहुत सारी बातें मैंने छोड़ दी हैं, वर्बल बताई हैं, वो आपने करनी है। तो ये आ गया 120 96 और 120, और भैया 80 60 और 40, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। 120 इंटू 80 मैट्रिक्स से करना है, 96 इंटू 60 और 120 इंटू 40, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो 12 8 9600 प्लस 0 6 6 36 3 6 निम 54 और 3 57 5760 12 चौक 4800, ये आ गया। इनको जोड़ दो, 0 6 8 7 15 और 6 21 2 6 और 5 11 और 9 20 20,160, और इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के आप लिख सकते हो कि 20,160 रुपीज की टोटल सेलिंग उस दुकानदार को मिली है। ये बहुत आसान था। अब करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। और इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली एक जरूर आता है एग्जाम में, तो ये भी बहुत आसान है वैसे तो। 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। 12x³ 4×3 = 12x² माइनस 24x, 12x कॉमन ले लो तो ये बन गया x² प्लस x माइनस 2, इसके भी फैक्टर कर लो तो ये बनेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और इसको जीरो के इक्वल रख दो पहले तो x की एक वैल्यू 0 आएगी, एक -2 और एक 1 आएगी। और अब यहाँ से नहीं, यहाँ से डबल डेरिवेटिव और निकाल लो भाई अब अपना। ठीक है, तो अब अपना डबल डेरिवेटिव निकाल लो। तो डबल टिक का रखा है मैंने, ध्यान देना, f डबल डैश x, इसका 12×3 = 36x² 24x माइनस 24, 12 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 3x² प्लस 2x और माइनस में 2। अब इन तीनों पे, एक बार 0 पे, एक बार 1 पे और एक बार -2 पे डबल डेरिवेटिव को चेक कर लो। f डबल डैश की वैल्यू 0 पे लोगे तो 12 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 2 यानी -24 यानी <0 है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब f डबल डैश की वैल्यू 1 पे निकालो यहाँ से, तो 12, 1 रख लेना भी, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 36 आ गया, <0 आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। और f डबल डैश की वैल्यू -2 पे ले लो, यहाँ -2 रखोगे 2 दूनी 4 3 12, यहाँ -2 रखोगे -4 और -2 -6, 12 में से 6 गए 6 और 12 6 72, ये भी <0, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इसमें हमें क्या बताना था, फाइंड द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी थी। तो जो 0 है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी फंक्शन की, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो कितने पे निकलेगी, 0 पे। इसमें 0 पुट करना है, fx में 0 पुट करना है, तो f0 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 12, तो 12 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x = 0। और मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 पर, तो यहाँ पर आप -2 पुट करो, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ मैं, यहाँ -2 पुट करोगे 16 3 × 48, यहाँ -2 पुट करोगे 8 8 4 × 32, यहाँ -2 पुट करोगे 2 2 × 4 और 12 4 × 48 और प्लस 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और -32 प्लस 12 -20 आ जाएगी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। तीसरी वैल्यू और चेक करेंगे, क्योंकि हमें लोकल निकालनी है, तब हम 1 पे और चेक करेंगे इसको। इसमें fx में 1 और पुट कर दो भाई, तो तीसरी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी f1, 3 + 4 -12 + 12, तो 7 भी एक लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, -20 भी, ये दोनों तो हमारी हो गई लोकल मिनिमम वैल्यूज, है ना, और ये हमारी हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 99.9% पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा मुश्किल है ये। इंटीग्रेट, मतलब मुश्किल इन द सेंस कि मॉडलेस है, तो मॉडलेस में कई बच्चों को दिक्कत आती है कि इंटीग्रेट, क्या क्वेश्चन है, -1 से लेकर 3/2 मॉडलेस ऑफ x साइन पाई x। यहाँ दो चीजें आ जाएंगी, एक तो साइन वाला कॉन्सेप्ट और एक मॉडलेस वाला। तो एक तो आपने अपनी वो प्रॉपर्टी जो होती है वो ध्यान रखनी है कि साइन माइनस थीटा, इधर अलग से लिख देती हूं मैं, कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, एक तो इसको ध्यान रखना है। अब मॉडलेस के लिए हम ना इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, पहले बड़े आराम से करेंगे। -1 से 0 तक ले लेते हैं x साइन पाई x, ऐसे, प्लस 0 से 1 ले लो, क्योंकि 3/2 ना 3π/2 आ जाएगा तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा, इस वजह से साइन पाई x dx, और फिर ले लो बच्चे 1 से लेके 3/2 तक मॉड ऑफ
एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब -1 से 0 के बीच में x तो नेगेटिव है। अब साइन पाई के साथ कोई नेगेटिव नंबर लगाओ तो साइन माइनस थीटा, मान लो माइनस ही x हो गया तो बाहर आएगा तो वो बनेगा माइनस साइन पाई x। क्लियर हो गया? यानी ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, और दोनों माइनस मिलके हो गए पॉजिटिव। लॉजिक समझना कि भाई हमारा जो x है वो नेगेटिव है, हमारे मॉडुलस में जो टर्म है वो ये है x साइन पाई x, तो ये नेगेटिव है -1 से 0 के बीच में, और ये भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, तो पॉजिटिव की जो मॉडुलस वैल्यू है वो एज इट इज खुल के बाहर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 से 0 x साइन पाई x डी एक्स। क्लियर हो गया? अब 0 से 1 पे आ जाओ। 0 से 1 पे x तो पॉजिटिव और साइन पाई x भी पॉजिटिव है। भाई साइन पाई एक्स का मतलब क्या? कम से कम 0 रखो तो 0, और ज्यादा से ज्यादा 1 रखोगे x की जगह। भाई पाई एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, दोनों तरफ पाई से गुणा कर दो, पाई गुणा 0, पाई एक्स लेस देन पाई। तो पाई की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। 0 से पाई का मतलब पहले दो क्वाड्रेंट, और पहले दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन पाई एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका जब देखो ये भी पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मोड, पॉजिटिव मोड एक्स को हमेशा ध्यान रखो, एक्स अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x अगर अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो। ठीक है, तो अब इसको सारे को मैं यहां से जल्दी से साफ करके इसको लिख देती हूं कि ये हमारा बन गया प्लस 0 से 1 मोड खुलेगा तो ये बनेगा x साइन पाई एक्स डी एक्स प्लस, अब इस पे आ जाओ 1 से 3/2, ये तो पॉजिटिव है x तो, लेकिन जब x की वैल्यू 1 से 3/2 के बीच में है, दोनों तरफ पाई से गुणा कर दो, यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई, पाई से 3π/2 के बीच में अगर कोई एंगल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव का जब मॉडुलस खोलते हो तो -x आएगा, और यहाँ आपका जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा, -x साइन पाई एक्स डी एक्स। ये थी मेन डीप बात इसमें समझने की। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को ध्यान से देखो, सेम है, -1 से 0, 0 से 1, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, -1 से 1 x साइन पाई एक्स डी एक्स, और 1 से लेकर 3/2 x साइन पाई एक्स डी एक्स। अब जैसे नॉर्मल अपना बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हो वो आपने इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए आइलेट का आपने लगाना है। आइलेट के लिए एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। तो वेब इसको इंटीग्रेट कर दो, x एज इट इज, साइन पाई x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोस पाई x बटे पाई, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, लिमिट होगी -1 से 1, और इस की भी लिमिट हो गई पूरे की -1 से 1। अब यहाँ माइनस ले लो। ठीक है, अब यहाँ माइनस ले लो। देखो भाई, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई एक्स बाय पाई बिटवीन द लिमिट्स 1 to 3/2 माइनस फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस में करोगे यहाँ प्लस हो जाएगी, कोस पाई एक्स बाय पाई डी एक्स 1 से लेकर 3/2 तक। अब इसमें दो जगह तो इंटीग्रेशन है, देखो ये हो गया -1/पाई तो बाहर आ गया, और ये बन गया x कोस पाई एक्स -1 से 1, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, एक पाई तो पहले से, और इंटीग्रेशन करोगे तो साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वेयर -1 से 1 माइनस, अब इसको देखो, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/पाई एक्स कोस पाई एक्स 1 से लेकर 3/2 तक, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वेयर 1 से लेकर 3/2 तक। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो देखो भाई अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो -1/पाई तो पहले ही है,
और ये हो जाएगा x की जगह 1 इंटू कोस पाई माइनस ब्रैकेट में -1 और कॉस ऑफ -पाई, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ आ जाओ, साइन पाई देखो 1 रखोगे तो साइन पाई 0, वैसे तो ये बनेगा साइन पाई माइनस साइन ऑफ -पाई और बाय पाई स्क्वेयर, ठीक है। और फिर ये हो गया प्लस, अब यहाँ आ जाओ 1/पाई 3/2 रख दो, 3/2 कॉस 3/2 पाई -1 रखोगे तो 1 इंटू कॉस पाई, क्लियर हो गया। और अब यहाँ रखो माइनस बाहर, 1/पाई स्क्वेयर भी बाहर, और ये बन गया साइन 3/2 पाई माइनस में साइन पाई। साइन पाई जहां जाए वो 0 बन जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, उसको 0 लिख नहीं रही। और कॉस का हमारा फंडा होता है कोस n पाई होता है -1 की पावर n, कोस माइनस थीटा होता है कोस प्लस थीटा। अब ये देखो भाई, इसको सोल्व करो तो बाहर तो है -1/पाई, कोस पाई का मतलब -1, और ये दोनों माइनस मिलके तो हो गए प्लस, और कोस -पाई का मतलब कोस पाई यानी -1, तो एक और -1 आएगा यहाँ, ठीक है। ये कट चुका है। अब यहाँ आ जाओ, कोस का जो π/2 का ओड मल्टीपल होता है वो 0 होता है, तो 1/पाई बाहर, तो ये तो बन गया 0, ठीक है। और कोस पाई फिर हो गया -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा +1, क्लियर है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाओ -1/पाई स्क्वेयर साइन 3/2 पाई, साइन 3/2 पाई को देखो, साइन 3π/2 का मतलब होता है साइन पाई प्लस π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस साइन π/2 यानी कि -1, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -1। अब ध्यान देना, अभी -1 -2 और एक माइनस बाहर है तो +2/पाई हो गया, इस 1/पाई को 1 से करोगे तो 1/पाई हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 1/पाई स्क्वेयर, ये हो गया 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वेयर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि कुछ बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा, तो इसमें आपको शायद मेरे ख्याल से एक इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, तो आप उस पर भी विचार कर सकते हो। तो अब इसकी इंटरनल चॉइस देखते हैं। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस, जो कि बहुत आसान है, बस इसमें हमें एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। ये क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेट 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं i = 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। इसको करने का अब एक ट्रिक है, बस छोटा सा एक आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करो, 1/sin b माइनस ए से डिवाइड कर दो और साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई। अब ऊपर जो ये साइन b माइनस ए है, इसमें हम क्या करेंगे, x जोड़ देंगे और x घटा देंगे, ठीक है। देखो मैं कर दूं x प्लस बी माइनस ए माइनस एक्स, थोड़ा सा इन टर्म्स को मैं एडजस्ट करूंगी, तो एक ही बार में कर दूंगी। हमें चाहिए x माइनस ए और x माइनस बी चाहिए मुझे एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मिलाऊंगी और इन दोनों को मिलाऊंगी, ठीक है। भाई इसमें x घटा दो और x जोड़ दो, आप इसकी बजाय यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि b है, b में से x घटा दो, x जोड़ दो और -a dx, ये और भी बढ़िया हो जाएगा। अब इसको क्या करो कि x माइनस ए को आगे ले लो, ध्यान देना, मैं इसको पहले अलग से करके दिखा दूं आपको ताकि मुझे ज़्यादा स्टेप ना करने पड़े। इसको तो मैं आगे ले लूं और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके x माइनस बी, क्लियर हो गया। तो इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, नीचे से आप देखना मैंने इसको कैसे बदला है। इसको अब मैं लिखने जा रही हूँ x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। भाई हमने b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x जोड़ा और घटाया। अब मैं यहाँ जो आइडेंटिटी लगाने जा रही हूँ वो ये लगाने जा रही हूँ, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो बाहर तो ये यूं का यूं रह जाएगा साइन बी माइनस ए, और अंदर आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए
कोस एक्स माइनस बी माइनस कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इन दोनों को ना सेपरेट कर दो, इसके नीचे भी इसको लिख दो और इसके नीचे भी इसको लिख दो, ठीक है, और कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर दो। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है भाई। पहले मैंने ऊपर वाली टर्म लेफ्ट वाली लिखी, साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, फिर मैंने लिखा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, फिर ये राइट वाली लिख दी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और फिर ये नीचे वाली लिख दी कॉस एक्स माइनस ए, बस थोड़ा लिखने में लंबा है ये, और साथ में डी एक्स। अब देखो भाई ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों, ये बच गया टेंजेंट 1/, एक सेकंड, 1/, साइन बी माइनस ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन को कॉस से डिवाइड करो टेंजेंट एक्स माइनस ए, और साइन को कॉस से डिवाइड करो टेंजेंट एक्स माइनस बी डी एक्स। टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंट में, तो ये हो जाएगा 1/, साइन बी माइनस ए लॉग मोड सीकेंट एक्स माइनस ए माइनस लॉग मोड सीकेंट एक्स माइनस बी और प्लस सी। लॉग एम माइनस एन को आप लॉग एम बाई एन में बदल सकते हो, तो ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ सीकेंट एक्स माइनस ए और सीकेंट एक्स माइनस बी प्लस सी। इसका आंसर कॉस में भी आ सकता है, तो कॉस एक्स माइनस बी ऊपर चला जाएगा और कॉस एक्स माइनस ए नीचे आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 30। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to 3x plus 4 tangent x by x is continuous at x is equal to 0। क्या ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है? पहले तो ये चेक करो। इफ नॉट, यदि नहीं है, देन हाउ मे द फंक्शन बी डिफाइंड टू मेक इट कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट। भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब उसकी लिमिट और वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल हो। पहले हम इसकी ना लिमिट चेक करते हैं 0 पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। लिमिट को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एल आई एम बी और एल आई टी बी। 3x प्लस 4 टेंजेंट एक्स बाई एक्स। लिमिट निकालने के लिए फंक्शन को सेपरेट कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x के नीचे भी x आ जाएगा और 4 टेंजेंट x के नीचे भी x। x से x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट सेपरेट हो जाएगी। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पे, और यही लिमिट यहाँ चली जाएगी 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x बाई x। ये तो हो गया 3 प्लस 4, और टेंजेंट x बाई x की लिमिट 0 पे कितनी होती है? 1। तो ये बन गया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। फंक्शन की लिमिट 0 पे आ गई 7। अब फंक्शन की 0 पे वैल्यू चेक करो। f0 3 इंटू 0 प्लस 4 टेंजेंट 0 बाई 0, ये बन गया 0 बाई 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। यानी कि ये फंक्शन 0 पर डिफाइंड नहीं है। लिमिट आ रही है लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट 0। इसने पूछा कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हमने लिख दिया कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये कहता है कि इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करें कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो अगर हम इफ वी डिफाइन f(x) as follows, then it will be continuous। then it will be continuous। और हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि f(x) इज इक्वल टू 0 पे तो 7 है, और जब x 0 नहीं है तो हम इसको ले लेंगे 3x प्लस 4 टेंजेंट x बाई एक्स। ठीक है, तो 0 पे इसकी लिमिट तो यहाँ से निकलेगी और 0 पे इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, और दोनों इक्वल आ जाएंगी, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।
समझ में आया? बहुत ही आसान था। जल्दी से इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ, ये रहा कोलिनियर। तो इनको कोलिनियर शो करना है भाई। 3 पॉइंट्स वेक्टर से प्रूव करना है, वेक्टर से। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये हो गया वेक्टर ए बी और ये हो गया वेक्टर बी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये शो करते थे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ आप क्या शो कर सकते हो कि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से भी शो कर सकते हो। नहीं तो आप ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हो, दोनों प्रोपोर्शनल आएंगे, इनमें बी कॉमन हो जाएगा, तो वो पैरेलल होने की बजाय कोलिनियर हो जाएंगे। देखो ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने बी। मैं यहाँ निकाल रही हूँ डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ए बी। डायरेक्शन रेशो कैसे निकलता है? x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1। फिर ये आ जाएगा कोमा 6 माइनस 2 कोमा 3 माइनस 7 1 4 और माइनस 4। अब बी सी के डायरेक्शन रेशो ले लो, वेक्टर बी सी के इन दोनों से आ जाएंगे। एक मिनट भाई, थोड़ा गले में दिक्कत है। बी सी के आ जाएंगे 3 माइनस 2 10 माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 3 1 4 और माइनस 4 बिल्कुल बराबर आ गए। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी, यानी कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर बी सी, बट बी इज ए कॉमन पॉइंट, बी इज ए कॉमन पॉइंट इन बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स में बी कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल नहीं है, बल्कि पॉइंट ए बी एंड सी क्या हैं? कोलिनियर है। ये सबसे आसान तरीका पड़ता है कोलिनियरिटी प्रूव करने का। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं जल्दी से दूसरा आइडिया दे दूं कि भैया आपने निकालना है वेक्टर ए बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालो। ठीक है, ये है ए बी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आई 6 माइनस 2 जे और भैया 3 माइनस 7 के। वही बन गया आई प्लस 4 जे माइनस 4 के। और फिर इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड। 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 यानी √33। ऐसे आप बी सी का मैग्नीट्यूड निकालो और ए सी का, तो आप देखोगे कि ए बी का मैग्नीट्यूड जमा बी सी का बराबर है ए सी के। तो भी हम लिख सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर है? तो ये हमारा था कंप्लीट सेक्शन सी। पहले आप इसको देखें, समझें। बाकी के सेक्शंस भी मैं जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।